हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? अच्छे होंगे सब लोग। और जैसा कि आप लोग के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक ही क्लास में पूरा बसंत जो आपकी बुक है, ये क्लास 8th का पूरा सॉल्यूशन होने वाला है। लाइक हम एक वीडियो के अंदर पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप एक वीडियो के अंदर देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो और उसके बाद में हम लास्ट में इसके पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में क्या बनती थी, लाख की चूड़ियाँ। क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, लाख की चूड़ियाँ। बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था वहाँ पे। जो आपने चैप्टर पढ़ाई होगा तो उसके अंदर होगा कि जो कारीगर था वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था और जिसका नाम था बदलू। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था क्योंकि वह लेखक को लाख की ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियाँ देता था। तो जब वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था तो उसी में से जो लाख होती थी उसमें से छोटी 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 कलरफुल गोलियाँ बना के उसको देता था और उसे वो बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो लेखक के मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, पर लेखक उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे यही कहा करते थे। अब बदलू काका उसे क्यों कहते थे, क्यों कहता था वो, क्योंकि सभी बच्चे उसको बदलू काका बोलते थे और उसको वो अच्छा लगता था, इसीलिए वो उसको बदलू काका कहता था, बदलू मामा न कहकर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। विनिमय का सिंपल मतलब होता है कि भाई आदान प्रदान करना। अब एक भाषा में बोले तो हम कि चीज़ों को लेना देना। तो अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, अब सही से इसकी परिभाषा समझेंगे हम लोग। वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। पुराने समय में लोगों के पास पैसे नहीं होते थे तो क्या करते थे, वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे बल्कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। अब विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। ठीक है, तो पहले जब लोगों के पास पैसा नहीं रहता तो उनको गेहूँ दे दिया, फिर उनसे वो सामान ले लिया। किसी के पास राशन है, मतलब चावल है तो चावल दे दिया और उसके बदले कुछ ले लिया, ऐसा होता था। आज क्या करते हैं, हम पैसा दे के हम सामान खरीद लेते हैं क्योंकि हमारे पास उतना पैसा है, पहले इतना नहीं होता था। थर्ड क्वेश्चन है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक किस व्यथा की ओर संकेत किया है। अब पूछना चाह रहा है कि जो मशीनी युग जो हमारा आया है उसमें कितने लोगों के रोजगार छिन गए हैं, वो पूछना चाह रहा है। तो इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा यानी कारीगरों का दुख की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है। भाई जैसे मशीनें आएंगी तो डेफिनेटली होना ही है कि भाई जो लोग हाथ से काम करते थे उनका काम छिन जाता है। तो उनको लगता था कि मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कुछ भी कहीं नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया है। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है और वे भूखों मरने की कगार पर आ गए हैं। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छिन गया है। वे या तो बेरोजगार हो गए हैं या फिर अन्य व्यवसाय को अपनाने को विवश हैं। भाई जो लोग हाथ से काम करते थे, जो लोग अपनी कला को दिखाते थे, अब वो मशीन तो बहुत फास्ट भी करेगी, सब लोग मशीन को अपनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया लेखक ने, उनकी व्यथा दिखाई गई है। नेक्स्ट है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। क्योंकि कांच की चूड़ियाँ आ गई, लोगों को भाई नई ट्रेंड पसंद आता है ना। तो पहले लोग लाख की पहनते थे, फिर कांच की पहनने लग गए, तो उसका क्या जो उसका काम था वो क्या हो गया, ठप मतलब कम हो गया। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगर की कदर न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। ओके, 5 नंबर है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया।
ठीक है। अब जो मशीनों युग जो आया मशीन का, उसके बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, तो अब आप बता ही सकते हो। एक बार अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा ठीक से, तो ये क्वेश्चन आप खुद से लिख के आना, अपने ब्रेन को यूज करके फिर लिख के आना, रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। तो सिंपल सा है कि मशीनी युग से क्या आएगा भाई, बदलू के जीवन में बदलाव आया कि बदलू का क्या होगा, काम बंद हो जाएगा, वह बेरोजगार हो गया और काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई, अब वह बीमार और चिंतित रहने लगा। जब किसी के पास में उसका काम नहीं होता है तो वो बेरोजगार हो गया, और बेरोजगार होगा तो पक्का उसको चिंता होगी, चिंता होगी तो उसका शरीर कमजोर होगा और वो बीमार होगा। वहीं उसके साथ हुआ, किसके साथ, बदलू के साथ। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है, और लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक और यूपी आदि राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में, तो किन मतलब सिंपल सा है कि राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। और चूड़ियाँ बनती हैं उससे, चूड़ियों के साथ साथ भाई होम डेकोर का सामान मिल जाता है, और मूर्तियाँ बन जाती हैं और गोलियाँ बन जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, किस बात से चिढ़ थी कि कांच की चूड़ियों से, किसी बात से चिढ़ थी कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा, उसमें व्यंग्य भी है, हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्रित कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। व्यंग्य वाक्य मतलब अब पहले जैसे औलाद कहाँ, ठीक है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अब पहले जैसे बच्चे कहाँ हो गए, अभी भी बोलते हैं कि पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, सामने बोलते हैं, अब ये करते हैं, अब हमसे कुछ पूछते नहीं हैं। तो अभी व्यंग्य की बात आई, मतलब कमेंट करना, किसी पे कटाक्ष करना। अब पहले जैसी औलाद कहाँ। व्याख्या आ गई, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने मिलता है कि जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग्य देखने में मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती है। इसकी व्याख्या ये हो गई। नेक्स्ट है, बदलू की कहानी की दृष्टि से पात्र और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लल्ला, रज्जो, आम, कांच, मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि का नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा नहीं, किसी भी व्यक्ति का नाम का स्थान ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक में किसी की जाति दर्शा रहा होता है, ठीक है। और भाववाचक में किसी का भाव, जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता, इनमें से कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार या वजन है, परंतु उसका अनुभव होता है। तो पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखनी है आपको, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में सिंपल है कि किसी का नाम आ रहा हो, ठीक है, जैसे बदलू है, बेलन है, मच्छियाँ हैं, ठीक है। जातिवाचक में किसी की जाति दर्शा रहा हो, आदमी एक पूरा एक वर्ग को दर्शा रहा है, मकान, ठीक है, शहर एक पूरा वर्ग को दर्शा रहा है। भाववाचक संज्ञा में भाई आपका स्वभाव भाव दर्शाएगा ना, रुचि आपकी किस में है, व्यथा यानी दुख, ठीक है, ये भी एक भाव हो गया, यह दर्शा रहा है। गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त यानी समय को बखत क्या कहता है, बखत कहता है, और उम्र को क्या कहता है, उम्र व आयु को उम्र कहता है, ठीक है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए और जिनके में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं हुआ हो। तो इंसान को हम मनुष्य कह सकते हैं, रंज को दुख कह सकते हैं, गम मायूसी, गम का अर्थ ये आ सकते हैं क्वेश्चन में, जिंदगी जीवन, औलाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, औलाद ये फारसी शब्द है और इसका अर्थ होता है संतान, ठीक है। तो ये इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमारे यहाँ ख़त्म हो गए फर्स्ट के। अभी हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऐसे करके हम सारे चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ओके, ताकि आपको रिवाइज करने में, सिर्फ आपको सुनना है ध्यान से, ओके, रिवाइज करने में ईजी रहेगा। तो अब आ गए हम बस की यात्रा पे, ओके। दूसरा चैप्टर हमारा है बस की यात्रा। सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, ओके, और अपनी एग्ज़ाम को अच्छे से दे के आना है, ओके। कारण बताइए, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। अब इसका आंसर हमें देना है।
लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई थी कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। इसका अर्थ हुआ कि मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी दुर्भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उनके मन में कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव उमड़ता है। लेखक को तो उनके साहस और बलिदान की भावना को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, लोगों ने सलाह दी कि किसी समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने सलाह क्यों दी? लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी थी कि क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत क्या है, बहुत ख़राब है। तो रात को भाई कहीं पे भी ख़राब हो सकती है, कुछ भी कोई भरोसा थोड़ी है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि ये कब और कहाँ रुक जाए और इसके ठीक होने की संभावना बहुत कम है। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। तो उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह होती थी। किसकी तरह बताया है बस को? डाकिन की तरह बताया है कि कहीं पे भी कुछ नहीं पता इसका कब क्या कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? ऐसा जैसे सारी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब बस के चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो उस समय बस के इंजन में कंपन होना चाहिए था, पर यहाँ तो पूरी बस ही झंझनाने लगी। तो वो पूरी बस जर्जर हो रखी थी एकदम। तो कई बार देखा होगा, अगर आपने फील किया होगा, कहीं बैठा होगा, तो बहुत ही जो एकदम पुरानी बस होगी तो जब स्टार्ट करता है तो पूरी बस हिलने लग जाती है। ठीक है, लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। पूरी बस में कंपन हो रहा था, यहाँ तक कि खिड़कियों के कांच भी पूरे जोर से हिल रहे थे। ऐसी बसें आज भी बहुत जगह मिल जाएंगी आपको। नेक्स्ट है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? ठीक है, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। तो उसने क्या कहा, ड्राइवर ने क्या कहा कि भाई ये चलेगी ही नहीं, ये तो अपने आप चलेगी। इस बात को सुनकर लेखक क्या था, हैरान हो गया था। बड़ी इंटरेस्टिंग। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। पांचवा क्वेश्चन है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की जो स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकते हैं। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से ना टकरा जाए। फिर रास्ते में कोई पेड़ आ गया और बस ऐसी टकरा गई तो सब खत्म। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता कि कहीं बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था कि बस अनियंत्रित होकर कभी भी इनसे टकरा सकती है। ओके, छठवां क्वेश्चन है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में? ठीक है, तो आपको याद ही होगा 1930 में गांधी जी ने किया था। किस उद्देश्य से हुआ था और कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखो। तो आपको लिखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीन प्राप्त करने के लिए किया गया था। भारतीय समाज जैसे वैसे ही गरीबी में दिन में बिता रहा था। वे मुश्किल से नमक रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे। अंग्रेजी सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। तब भी से नाराज होकर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च करके क्या करा, नमक कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। किस में किया है? बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। जिस तरह अंग्रेजों की दमनपूर्वक नीति के खिलाफ भारतीय जनता विनयपूर्वक संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ती रही, उसी तरह यह खटारा बस भी जर्जर होने के बावजूद भी चलती रही। तो उसे कंपैरिजन कर रहे हैं उसकी। ठीक है, भाषा की बात।
बस, वस, बस 3 शब्द हैं। इसमें बस सवारी के अर्थ में, वस अधीनता के अर्थ में और बस मतलब काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे बस में नहीं है, अब बस करो। देखो एक ही वर्ड से अगर थोड़ा सा भी मिस हो जाए तो तीन अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है। काफ़ी, बस मतलब सवारी के अर्थ में हो गई, और यहाँ पे वस मतलब वस का अर्थ है अधीनता, यानी आप किसी के अधीन हो, वस में हो, किसी के कंट्रोल में हो, ठीक है। उपयुक्त वाक्यों के समान वस और बस से 2-2 शब्द बनाओ, तो ऐसा एग्जाम में आ सकता है आपके। बस यानी सवारी के अर्थ में, तुम्हारी देरी के कारण मेरी बस क्या हो गई, निकल गई। ओके, नेक्स्ट है जब तक बस नहीं आती यहीं खड़े रहो। ओके, और वस के साथ में मिलेगा आजकल बच्चों को समझना सबके बस की बात नहीं होती, हाँ ना, वस की बात नहीं होती। दूसरा है भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं है। बस करो कितना खाओगे, बस करो कितना काफ़ी है, यानी मात्रा के अर्थ में, ठीक है। बस मतलब इनफ। ओके, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी पंक्ति की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। कारक सबसे निर्मित वाक्य हैं कि यह समझ में नहीं आता है कि सीट पर हम बैठे या सीट हम पर बैठी है। दूसरा है नई हवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। तीसरा है यह बस पूजा के योग्य थी। चौथा है बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्य में सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती है। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्रित कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त हो, जैसे घूमना इत्यादि, उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। टहलना, दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। तो ये आपको बनाने आना चाहिए सेंटेंस। ओके, कांच बहुत कम बच्चे थे, जो बच्चे थे उनमें हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया है, ठीक है। बच शब्द को बचे थे और बचना था। एक शेष के अर्थ में, यानी कि बचे थे, यानी कि इतना ही था, काफ़ी था। दूसरा था सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। ध्यान रहे कि एक ही शब्द में वाक्य 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो जल, मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई। देखो अब यहाँ जल पानी के अर्थ में और यहाँ पे जलने के अर्थ में। ओके, तो मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई। हार, यह प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा और जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता के बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, उपहार हो गया आपका, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गई, हार हो गई, ठीक है। तो ऐसे हो गया। ये लास्ट है हमारा ये बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है क्या, फर्स्ट। चूँकि फर्स्ट संख्या है, क्या है, संख्या है, तो फर्स्ट क्लास क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है, महान। ओके, महान विशेषता है यहाँ पे। यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण आपको लिखने हैं, ठीक है। तो संख्यावाचक विशेषण 4, 8, 10। गुणवाचक विशेषण चांदनी रात, समझदार आदमी। चांदनी यहाँ पे गुण हो गया और यहाँ पे समझदार इसका आदमी का गुण हो गया, ठीक है। तो ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ी हमें समस्या होगी, इसलिए हम इसको यहीं करते हैं, हम 2 चैप्टर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो फिर देखना आप, उसके अंदर हम अगले 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, सो थैंक यू। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और राइटिंग पे फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने पे, सुनने पे, पढ़ने पे अच्छे से कीजिए, ताकि हिंदी में आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। आप पूरे 100 आउट ऑफ 100 भी ले सकते हो, 60 या 60 ले सकते हो, जितने का भी आपका एग्ज़ाम आता है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।